क्लोज टेस्ट में बहुत दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, दिक्कत दूर हो जाएगी। नन ऑफ द विलेजेस हैज अडॉप्टेड इन बिहार, पीयूष कह रहे हैं नन ऑफ द विलेजेस हैज बीन अडॉप्टेड। पीयूष यहां पे हैज अडॉप्टेड जो है वो एक्टिव वॉइस है, तो उन गांवों को किसी ने गोद नहीं लिया, उन गांवों को गोद नहीं लिया गया, तो यहां पे पैसिव वॉइस लेके आना पड़ेगा आपको। आई एट ऑल ऑफ द केक। दीप्तेश यहां पे ऑल ऑफ द केक के अंदर जाहिर तौर पर ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है ना, एट के बाद आया, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब डिसाइड कैसे होगा? सर कोर्स के एंड में वोकैब बैच लेने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूं, वोकैब कवर नहीं हो पाएगी अब। ओके पवन, कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है, जितने लोगों ने अभी नहीं लिया है वो आपकी चॉइस है। मेरे का तो कहना यही था कि भाई आप जिस बैच में एनरोल्ड हो, जिस समय पे एनरोल्ड हो, ये बहुत ही सही समय था, क्योंकि सारे एग्जाम्स अगले साल लाइंड अप हैं, और इसी के साथ साथ वोकैब भी अगर आप ले लोगे, ठीक है, अगर सपोज आप कहीं पे बिजी हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कहीं बिजी भी हो तो शाम को, रात में, जब भी समय मिले आप निकाल करके समय देख सकते हो। सैटरडे संडे हमारे पास जो क्लासेस हैं वो ऑफ रहती हैं, वो इसीलिए रहती हैं कि हमें पता है, वो स्टूडेंट्स के कहने के बाद ही हुआ था, कितने सारे बैचेस आपके पास होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, पढ़ना मुश्किल होता है, तो वहां पे सैटरडे संडे का टाइम इसीलिए है कि हफ्ते में जो भी कुछ छूटा हुआ है आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो, तो थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो चीजें कवर हो जाएंगी, राइट। तो इसीलिए इस महीने वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों बैच जो हैं वो आ रहे हैं, और साइकिल भी यही है कि एक महीने इंग्लिश स्पेशल, फिर अगले बार वोकैब कॉम्प्रिहेंशन, फिर इंग्लिश स्पेशल, अब जनवरी में फिर इंग्लिश स्पेशल मिलेगा, इधर इंग्लिश स्पेशल दिसंबर में नहीं आना है, राइट। अभी कॉम्प्रिहेंशन की डिमांड है फिर, क्योंकि जब बैच पूरा होता है तो फिर उसकी डिमांड बनती है, तो वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पिछले बैचेज इस महीने में पूरे हो रहे हैं, तो वो बैचेज आएंगे। तो मैं सलाह अगर मुझसे पूछोगे आप, तो मैं ये कहूंगा कि आप उसको ले लो, बिकॉज बाद में भी लोगे तो लोगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक आपको ये रहेगा कि चलो इंग्लिश का जो डिपार्टमेंट है मेरा वो ओके हो चुका है। मैथ्स क्योंकि लॉजिकल होती है, इंटरेस्टिंग होती है, वो तो हम प्रैक्टिस करके कर लेते हैं धीरे धीरे, बट इंग्लिश में प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, और वो क्या एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो पैरेलल साथ साथ चलता रहेगा तो वो पूरा हो जाएगा। सर जी वोकैबुलरी बैच का एटीएम कार्ड से परचेज करने पर मोबाइल नंबर ओटीपी, भाई मुझे क्या पता इसके बारे में, मैं वही पूछ रहा हूं शिवम कि अगर हो गया एडमिशन तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, कविता कॉम्प्रिहेंशन बैच आएगा जो है आई थिंक नेक्स्ट जो 10 डेज है ना, 10 तारीख के बाद वाले 10 दिन का जो स्लॉट है उसमें मिलेगा आपको। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। गुड मॉर्निंग, और आपके होमवर्क को आपने आंसर कर दिया, बहुत अच्छी बात। और अब हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट जिनकी चर्चा हमने शुरू की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब बारी है कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कल हमने रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन का केस देखा था कि पेपर में हमें इन तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां पे नाउन दिया ही ना हो लेकिन प्रोनाउन का इस्तेमाल हो, और आपको मैंने यह भी समझाया कि इन तरह के टाइप के क्वेश्चन में खास तौर पे ऐसे शब्दों का चुनाव किया जाता है जिनमें नाउन और वर्ब दोनों की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम होती है। जैसे ड्रीम था कल, तो अगर आप ये कहें कि आई ड्रीम एवरी डे, तो वहां पे ड्रीम वर्ब है, बट आप कहो कि आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो अब हैड मेन वर्ब है और ड्रीम क्या बन गया, नाउन। तो खासतौर से वो बच्चे जो कि बस हिंदी अर्थ याद रखते हैं शब्दों का, वो वहां पे बिल्कुल फंस जाएंगे, लेकिन जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की समझ बिल्कुल बेहतर है, जिसको ये पता है कि कोई शब्द जहां पे लगता है वो तय करता है कि वो कौन सा रोल निभा रहा है, जो कि हम इस बैच में बिल्कुल स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि ग्रामर इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड, जैसे प्लेस करोगे उसका रोल बदल जाएगा, तो वो बच्चा बहुत आसानी से निकाल लेगा, राइट। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब हमारी बारी आती है दूसरे कॉन्सेप्ट की। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? देखो, एंटे शब्द कहीं पे भी आता है ना, इसका मतलब होता है बिफोर, प्रीफिक्स के तौर पे। एंटे कहीं पे भी आता है, इसका मतलब होता है बिफोर। जैसे एंटेमॉर्टम रिपोर्ट, एंटेमॉर्टम का ऑपोजिट होता है पोस्टमार्टम। MOR रूट वर्ड है मरने के लिए, तो अगर किसी की एंटेमॉर्टम रिपोर्ट यानी मरने से पहले, और पोस्ट जो होता है वो बाद में होता है, तो अगर पोस्टमार्टम है तो वो क्या होगा, मरने के बाद होगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एंटे का ऑपोजिट ही पोस्ट हो जाता है, और बहुत आसानी से आप इनको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर किसी की बाई नाउ अभी भी आ रहा है ना एडमिशन लेने के बाद भी, तो डोंट वरी, निपेंद्र का मैसेज मैं यहां देख पा रहा हूं। पहले दिन एडमिशन बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उन 2 घंटों की वजह से, राइट। तो कई बारी ऑटोमेटिक नहीं हो पाता, अभी हम ऐप में अपडेट कर रहे हैं मतलब टेक्नोलॉजी वाइज कि वो दिक्कत ना आए, तो आप फोन करके कर देंगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात बीच में ना करें, ठीक है ना, बाकी जो दिक्कत होगी मैं अभी पूछ लूंगा आपसे लास्ट में, अभी इधर ध्यान दो।
एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है कॉन्सेप्ट? सेंटेंस के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डिड्यूस करते हैं। डिडक्शन मेथड ऑफ लर्निंग, डिडक्टिव मेथड। सेंटेंसेस she is not one of those women who believes whatever she hears। ठीक है, अब ये एक सेंटेंस है आपकी आंखों के सामने कि शी इज नॉट वन ऑफ दोज वुमेन हु बिलीव्स वॉट एवर शी हियर्स। अब अगर ये पूछा जाए कि इस सेंटेंस में कोई एरर है या एरर नहीं है तो क्या विचार होगा आपका? कितने लोगों को सेंटेंस में कुछ एरर नजर आ रहा है और कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं सेंटेंस बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आप जरा कमेंट करें। शिवानी को करेक्ट लग रहा है, शुभम को लग रहा है, अरुण को लग रहा है, पूजा को लग रहा है कि नो एरर है। बहुत सारे लोगों को बिलीव जो है वो लग रहा है कि बिलीव्स की जगह पे बिलीव होना चाहिए। दोज वुमेन नहीं आएगा। बाल किशोर को भी करेक्ट लग रहा है, कृत्यमान को करेक्ट लग रहा है, पीयूष को रॉन्ग लग रहा है। चलिए ठीक है, राज को भी नो एरर लग रहा है, प्रिंस को भी ओके है। ओके, आ जाओ अब हम जरा इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। She is not one of those women who believes whatever she hears। अगर आप देखो यहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है और एंटेसिडेंट की बात हुई है। एंटे का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बिफोर, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द के साथ ये नियम कानून थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले दोज वुमेन आया हुआ है। अब क्या लेना देना है उसको जरा समझते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि ये जो हु है ये रेफर कर रहा है शी को। ये कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को होती है कि ये जो हु है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? शी की तरफ। तो भाई शी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वर्ब में आपने एस लगा लिया और यहां पे भी आपने हियर्स कर लिया। ये हमारी गलत फहमी है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है। एंटीसीडेंट का क्या मतलब कि जो उसके पहले आने वाला शब्द है। जैसे यहां पे है दोज वुमेन, तो हु जो है वो शी को रेफर नहीं कर रहा, हु रेफर कर रहा है दोज वुमेन को। ये दोज वुमेन को कर रहा है। अब दोज वुमेन शब्द क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई प्लूरल है। विमेन लिखा हुआ है, दोज वुमेन, दिस वुमन नहीं लिखा है, दोज वुमेन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हु के बाद जो भी कुछ आप लिखोगे वो किसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा? दोज वुमेन के अकॉर्डिंग, राइट? सो वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट आफ्टर हु, दैट इज गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय दोज वुमेन, एंड दोज वुमेन इज प्लूरल। यू कैन नॉट add ses with plural subject, so you have to remove that s, who believe, and again the pronoun what you are using over here ये भी those women के अकॉर्डिंग होगा। क्या मैंने कहा कि भाई हु के बाद जो भी कुछ लिखोगे वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो जब उसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब में एस लगता नहीं, और शी जो है वो तो सिंगुलर प्रोनाउन है, इसका मतलब तो वह होता है। हम यहां दोज वुमेन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो प्रोनाउन भी यहां पे लगेगा वो दोज वुमेन के अकॉर्डिंग लगेगा। और दोज वुमेन के लिए अब आपको शी नहीं दे लगाना पड़ेगा, कॉमन जेंडर प्लूरल, क्योंकि महिला हो या पुरुष हो दोनों के लिए प्लूरल में तो दे ही आ जाएगा। और ये भी पता है आपको कि दे के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा, दे प्लूरल है, तो यहां से इस एस को भी ये हियर्स को हटाना पड़ेगा। और अब जाकर के सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया। सेंटेंस क्या हो गया कि शी इज नॉट वन ऑफ दोज वुमेन हु बिलीव व्हाट एवर दे हियर, राइट? बात समझ में आ गई? शी इज नॉट वन ऑफ दोज वुमेन। इसमें बड़े एक्सेप्शन है, आगे आगे देखते चलेंगे, पहले बेसिक फंडामेंटल समझ ले हम। शी इज नॉट वन ऑफ दोज वुमेन हु बिलीव व्हाट एवर दे हियर। अब जरा हिंदी अनुवाद भी समझ लो इसका। हिंदी अनुवाद, वह उन महिलाओं में से नहीं है जो, अब हु तो यहां पे जो हो गया ना, जो भी सुनती हैं मान लेती हैं। क्या बोला मैंने? सुनती हैं मान लेती हैं, है नहीं। तो यानी सुनती हैं और मान लेती हैं दोनों का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तभी तो हम सुनती हैं और मान लेती हैं बोल रहे हैं। तो सुनती हैं और मान लेती हैं इसका मतलब कि सब्जेक्ट प्लूरल है, और सब्जेक्ट बाई दोज वुमेन, इसीलिए तो प्लूरल है।
अगर आप पहले वाला सेंटेंस जो है, जो गलत हमने लिखा था, अगर उसका हिंदी अनुवाद करो तो क्या निकलेगा कि वह उन महिलाओं में से नहीं है जो भी सुनती है, क्योंकि आपने हु बिलीव्स लिखा था, जो भी सुनती है मान लेती है। तो भाई जब आपको सुनती है और मान लेती है यही कहना था, यानी सिंगुलर ही कहना था, तो फिर इस दोज वुमेन को लाने की जरूरत ही क्या थी? तो ये बात ही बिल्कुल अटपटी है। इसलिए करेक्ट मतलब क्या हो गया हिंदी अर्थ, जो कि अब जो यहां पे लिखा है करेक्ट फॉर्म में, कि वह उन महिलाओं में से नहीं है, जो महिलाएं जो भी सुनती हैं मान लेती हैं, उस कैटेगरी से वो बिलोंग नहीं करती। ये बिल्कुल ही अलग है। ये जो एक महिला है ये उन महिलाओं में से नहीं है। कौन सी महिलाओं में से? जिनकी आदत ये होती है या जिनकी इस तरह की हैबिचुअल ट्रेट्स हैं कि वो जो भी सुनती हैं मान लेती हैं, उन महिलाओं के ग्रुप से यह एक औरत, एक लड़की बिलोंग नहीं करती। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो अब इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद मैं एक दो सेंटेंसेस और भी आपको देता हूं कि इस पर थोड़ा सा हाथ आपका साफ हो जाए। विकी बेचैन क्यों हो रहे हो भाई? हैं? एग्जाम में क्वेश्चन के लिए कम क्वेश्चन करोगे क्या? 120 से ऊपर क्वेश्चन प्रोनाउन के हम करेंगे क्लास में, तो उसकी चिंता मत करो। जैसे नाउन में आपको मिला है वैसे प्रोनाउन में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, और वो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही एक साथ वहां पे कंपाइल करता हूं कॉन्सेप्ट वाइज, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। बैंकिंग पजल में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है दिलीप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्रोमिनेंट फंडामेंटल है ये। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीकों से। बात क्लियर हो गई? शुभम पूछ रहे हैं नोट में क्या करें? अरे मेरे भाई नोट में लिख लो ना अपनी भाषा में, या मैं वो भी लिखाऊं? चलो अभी लिखा दूंगा, पहले थोड़ा एग्जाम्पल देख लो। जो बोला हूं उसी की समझ है कि भाई वॉट एवर यू राइट आफ्टर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज डिक्टेटेड बाय द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। बस यही है कॉन्सेप्ट कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर रखो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द प्लूरल है तो प्लूरल रखो। इन जनरल बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि इसका भी एक्सेप्शन है। इंग्लिश में हर कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन जरूर होते हैं कुछ ना कुछ, तो आराम से पढ़ते चलो, अभी नोट कर लेंगे हम, डोंट वरी। एक और सेंटेंस, आयुष्मान खुराना इज वन ऑफ दोज एक्टर्स who is oblique are good at his oblique their acting prowess। अब यहां पे दो जगह पे चॉइस दे दी मैंने आपको, इज आर और हिज और देयर। और एक सेंटेंस और देता हूं मैं, आयुष्मान खुराना इज द एक्टर हु is good at his acting prowess। बात समझ में आई? अब देखो, इसीलिए लगातार दो सेंटेंस मैंने आयुष्मान खुराना के साथ दिया कि आपकी कंफ्यूजन यहां पे दूर हो जाए। बहुत अच्छे, जितने जवाब यहां पे मुझे दिख रहे हैं वो सब बहुत सही हैं, थैंक यू दीपक। अब आप देखिए यहां पे हु क्या है? आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कौन सा शब्द आया है? दो एक्टर्स। कैसा है? प्लूरल है। इसका मतलब जो भी कुछ लिखोगे वो प्लूरल के अकॉर्डिंग होगा, एक्टर्स प्लूरल तो आर, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पजेसिव केस है वो भी क्या हो जाएगा? प्लूरल, देयर एक्टिंग प्रोवेस, राइट। बट वहीं दूसरे सेंटेंस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पे मैंने क्या कहा? आयुष्मान खुराना इज द एक्टर हु इज गुड एट हिज एक्टिंग प्रोवेस। हु यहां पे है रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके पहले आया है शब्द एक्टर। एक्टर कैसा है? सिंगुलर है, तो यहां पे इज लगा था और यहां पे हिज लगा था, सब कुछ सिंगुलर हो गया। यानी दोनों ही सेंटेंस में हु जो है वो किसी भी सेंटेंस में आयुष्मान खुराना की तरफ इशारा नहीं कर रहा। हु जो है ना तो दूसरे सेंटेंस में ना तो तीसरे सेंटेंस में कहीं पे भी आयुष्मान खुराना को रेफर नहीं कर रहा, वो अपने एंटीसीडेंट में ही बस इंटरेस्टेड है। एंटीसीडेंट यानी पहले आने वाला जो शब्द है, जो पहले पढ़ रहा है। सीईडी भी रूट वर्ड है, एंटे भी रूट वर्ड है, बिफोर।
तो जो पहले आने वाला शब्द है उसके अकॉर्डिंग होगा। हु से पहले आने वाला शब्द एक्टर सिंगुलर, तो सब कुछ सिंगुलर स्ट्रक्चर में इज और हिज, और यहां पे हु से पहले आने वाला प्लूरल, तो क्या हो गया सारा का सारा प्लूरल। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ या ना? वरुण पूछ रहे हैं प्राविस मीन्स स्किल्स। बिल्कुल वरुण, प्राविस का मतलब स्किल्स होता है भाई। चलो बहुत बढ़िया, सबको बात ये समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। तो अब हमारे एक भाई जो है वो पूछ रहे थे कि सर क्या नोट करें। नोट में देखो मेरा अप्रोच अलग है, वो आपको समझ में आ ही चुका है। मैं रूल नहीं लिखवाता हूं, मैं रूल खुद बच्चे से बनवा देता हूं। जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला, खुद ही रूल बना लेगा। इसी को हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, राइट, या लर्निंग, जहां पे आप खुद चीजों को डिड्यूस करते हैं। तो अब डिडक्शन के बाद जो हमने डिड्यूस किया है उसको यहां पे लिख लो, पॉइंट की तरफ से, कॉन्सेप्ट की तरफ से, जो भी है कि एंटीसीडेंट यानी पहले आने वाला शब्द, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन decides the structure of the sentence, right? तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो शब्द है वही सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। जो भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लिखेंगे वो सब उसके एंटीसीडेंट के ऊपर निर्भर होगा कि भाई यहां पे आप किस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम यहां पे? बिल्कुल, अप्रिय रंजन ने उसी आधार पर एक सेंटेंस बनाया कि अमिताभ बच्चन इज द एक्टर हु इज इनकंपैरेबल। बहुत बढ़िया। और वहीं पर अगर मान लो ये कहते हो अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ दोज एक्टर्स हु आर इनकंपैरेबल। सो सर जी, आज से पहले हमने रूल सही पढ़ा था, टॉप कोचिंग करने के बाद भी सेंटेंस सही नहीं होता था। चलो कोई बात नहीं, अब सही होगा सब कुछ, क्योंकि मैं ठोकर लगा करके ही कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जैसे कहते हैं ना कि जब भूख लगे तब खाना खाओ, तो जब भूख लगी होती है तब खाने की बड़ी कीमत होती है। पेट भरा हुआ जितना अच्छा खाना हो कोई कीमत नहीं होती उसकी। वैसे ही जब सेंटेंस गलत होते हैं या उनमें हमें दिक्कत होती है तो वहां से जब हम रूल निकालते हैं तो वो रूल हमारे साथ जिंदगी भर बने रहते हैं। चलिए अब देखो, अभी जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट, इसमें भी जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्शंस हैं, लेकिन उन एक्सेप्शन की चर्चा तब होगी जब आप हैंड आउट करोगे, क्योंकि एक ही साथ सारा खाना नहीं दिया जाता ना। पहले क्या खाते हो आप? स्टार्टर खाते हो, तो पहले एपेटाइजर्स आता है, वो सब एपेटाइजर लेते हैं कि भूख लगे, फिर स्टार्टर आता है, फिर आता है मेन कोर्स। तो मेन कोर्स हमारा होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैंड आउट के। तो उस समय भी कॉन्सेप्ट की चर्चा होगी, तो थोड़ा खुराक उस समय के लिए भी रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द प्लूरल हो लेकिन फिर भी सिंगुलर लगता है। क्या कहा मैंने? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द प्लूरल है लेकिन फिर भी यहां पे सिंगुलर लगता है। कब लगता है? जब ये जो वन हमने लिखा है ना, अगर मान लो यहां पे वन के पहले, चलो अब चर्चा बोल दिया है तो कर ही दे दूं, अगर यहां वन के पहले ओनली शब्द आ जाए पेपर में, आयुष्मान खुराना इज ओनली वन ऑफ दोज एक्टर्स, अब क्या होगा? अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब हु जो है वो ओनली वन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो बहुत सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल सा, कि वन से पहले अगर ओनली शब्द आ जाए तो देखो खुद भी पता लग रहा है कि उस समय आप उस एक को ही एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस समय आप उस एक को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन तब अपने एंटीसीडेंट को छोड़ करके उस वन की तरफ इशारा करने लगता है, और उस हालात में फिर वन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हु इज गुड एट हिज एक्टिंग प्रोवेस ऑफ हिज जनरेशन। थोड़ा और आगे बढ़ा दो कि भाई जो न्यू कमर एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स में केवल आयुष्मान खुराना ही उन एक्टर्स में से एक है, केवल, जो कि अपने एक्टिंग स्किल में अच्छा है। तो ये क्या है कि अब आपने केवल उसकी बात कर दी, ओनली लगा दिया। ओनली लगाती है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ नहीं बल्कि वन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये सब बड़ी फ्लूइड चीजें हैं लैंग्वेज के अंदर। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आप बढ़ते हैं आगे।
तीसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसमें पहले आपको झटका देता हूं उसके बाद, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूं ये बोलचाल की इंग्लिश में बिल्कुल ही अलग है और लिखने में बिल्कुल अलग है। अब समझो जैसे आपके दरवाजे पे कोई आकर के नॉक कर रहा हो और आप अंदर से पूछें हु इज देयर, हु इज देयर, बाहर से आवाज आती है क्या, इट्स मी, इट्स मी। लोग बोलते हैं कौन है वहां पे, इट्स मी। पहली बात तो इट्स मी जब बोल रहे हो तो यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगेगा। आई थिंक इस बात से आप लोग भली भांति परिचित हैं। क्यों? क्योंकि इट इज मी ये बोलते हैं लोग। कौन है वहां पे, इट्स मी। तो ये इट्स मी को अगर ब्रेक करके अर्थ निकाल भी रहे हो तो मी का मतलब आपको पता है मुझे या मुझको होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आप कहना क्या चाहते हो, कौन है वहां पे, यहां, यह मैं हूं, यह मैं, और मैं की अंग्रेजी आई होती है, मी नहीं होती। लेकिन बोलचाल की इंग्लिश में ये चल जाता है, हमें बोलचाल की इंग्लिश करने का मौका बाद में मिलता है। अगर जिस एग्जाम को राइट कर रहे हैं वहां इंटरव्यू है, जीडी है, तो आपको मौका मिलेगा, नहीं तो आपको लिखने से ही काम चलाना है। एसएससी के एग्जाम्स में जनरली इंटरव्यूज तो है नहीं। तो यहां पे दिक्कत आती है, इसको क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपकी भाषा की बात कर लेता हूं, जिस तरीके से आप चीजों को याद रखते हैं। देखिए क्या याद रखना है आपको, इट के बाद इज आ जाए या वॉज आ जाए। इट के बाद अगर इज आए या वॉज आए और उसके बाद क्या क्या लिखा हो, उसके बाद लिखा हो मी, अस, हिम, हर एंड देम। लाइक इट्स मी, इट्स हिम, इट्स अस, राइट। तो ये गलत होंगे। सही क्या होगा, आई, वी इधर, ही इधर, शी और इधर दे। क्योंकि यू तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों ही यू होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। और अब हम बनाते हैं कॉन्सेप्ट। अब जो आपको अपने नोट में लिखना है वो क्या लिखना है, एक लाइन कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी रिटन इन subjective case, should be written in subjective case। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब बी फॉर्म किस चिड़िया का नाम है भाई, तो बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। लेकिन आपको पेपर के लिहाज से क्या ध्यान में रखना है भाई, पेपर में जो आपको मिलेगा मैं बता दूं, वो इज मिलेगा, वॉज मिलेगा और वर मिलेगा। ठीक है ना, यही 3 मिलेंगे। लिखा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट शब्द की हिंदी क्या होती है, पूरक। कैसे याद रखोगे, कंप्लीट से ही बना है कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट की स्पेलिंग में पीएलई आता है, वहीं से है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, व्हाट एवर कंप्लीट्स समथिंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट थिंग। किसी भी चीज को जो चीज पूरा करती है उसे उस चीज का क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मैथ्स में भी आप पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जहां पे सम टोटल होता है 90 डिग्री। तो अगर 70 डिग्री है, पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जो इसको 90 बनाने में कंप्लीट करे, तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 हो जाता है। तो 70 + 20 = 90, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट वही है, पूरा करना। और किसको पूरा कर रहा है, ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब को। बी फॉर्म का मतलब क्या, इज। अब यहां नजर दौड़ाओ, अब हमने कहा इट इज, इट इज के बाद अब यहां पे हमें चॉइस लेनी थी। इज के बाद जो भी कुछ लिख रहे हो वो इस सेंटेंस को एक तरीके से पूरा कर रहा है। तो इज के बाद जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। और कहा क्या जा रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट है बी फॉर्म का, वो कौन से केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इसीलिए केसेस पढ़े हैं हमने, वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। मी आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। इसीलिए यहां मी होगा गलत और यहां आई होगा सही, राइट। और वही उसी को फॉर्मूले के तौर पे हमने ऊपर लिख रखा है कि भाई इट इज, इट वॉज, आई, ये सब के सब क्या हैं, ये सही हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो वो गलत होंगे। अभी इसमें थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि सेंटेंसेस आपको पेपर में कैसे मिलेंगे। लेकिन पहले जरा एक बार वर का भी एग्जांपल आपको मैं दे दूं। देखो इज और वाज आपने जो है पढ़ा हुआ है, इज और वाज का एग्जांपल देख लिया, वर का एग्जांपल देख लो। इफ आई वर हिम, आई वुड एक्सेप्ट
योर प्रपोजल। ये एक सेंटेंस आपके सामने ऐसे पेपर में आएगा, इसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये हम वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप, बहुत ही फेवरेट है एसएससी का, हर बार पेपर में पूछा जाता है, राइट। तो हमारे पास पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल और हाइपोथेटिकल कंडीशनल होते हैं। ये हमारा हाइपोथेटिकल कंडीशनल है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या कि आप एक हाइपोथेसिस कर रहे हो, एक संकल्पना कर रहे हो। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। अगर मैं उसकी जगह होता, मैं वह होता ना कि उसको होता। तो अब यहां पे क्या नजर आया आपको कि भाई वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब भी बी फॉर्म का वर्ब है, और इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में होना चाहिए, तो भाई सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। हिम को आपने बाहर किया, ही लिखा और वो जाकर के सही हुआ। तो पेपर में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इन्हीं 3 वेरिएंट में मिलेंगे। इस बात को आप अभी जब प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस तो भी देखोगे। तो 3 वेरिएंट का मतलब क्या, या तो सेंटेंस शुरुआत इट इज या इट वाज से होगी, तो इज और वाज के बाद लगे हुए प्रोनाउन को देख लेना कि भाई वो सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव लगा लोगे आप। और दूसरा तरीका ये है हाइपोथेटिकल कंडीशनल। इसमें ये भी हो सकता है कि इफ वाला क्लॉज बाद में आ जाए। जैसे आप इस सेंटेंस को और कैसे कह सकते हो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आई वुड एक्सेप्ट योर प्रपोजल इफ आई वर ही। हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं हो जाना कि नहीं क्लास में तो इफ से शुरू किया था। ये सब क्लॉज व्लॉज में आपको पहले ही बता चुका हूं। इफ यहां पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर कंजंक्शन से शुरू कर रहे होते तो कॉमा बीच में आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको बताइए इफ लगा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स ही होगा क्योंकि कंडीशनल है। और अगर आपका कंजंक्शन बीच में आ गया तो फिर कॉमा की कोई आवश्यकता नहीं है। सो आई वुड एक्सेप्ट प्रपोजल इफ आई वर ही। अब यहां वर के बाद क्या लगा हुआ है, सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था और आपको तरीके भी समझा दिए कि पेपर में इन 3 तरीकों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे वो सेंटेंस कुछ ऐसे दे देंगे कि इट इज हिम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। ठीक है ना, तो क्या लिखा है, इट इज हिम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि भाई इसके बाद इट इज हिम जो लिखा है ये हिम गलत है, यहां पे क्या आएगा ही। और अब सेंटेंस का मतलब भी बिल्कुल सही निकलेगा, यह वह है जो इस फेलियर के लिए जिम्मेदार है, ना कि यह उसको है। भैया हिम उसको है, इसीलिए हिंदी अर्थ भी केसेस के समय ही आपको बता दिया था। ऑब्जेक्टिव केस है, को लगेगा। सब्जेक्टिव केस है, ने लगेगा। वो करने वाला है, डूअर है। ऑब्जेक्टिव रिसीवर होता है। सो इट इज हिम नहीं, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल। वह करने वाला है, सब्जेक्टिव केस चाहिए। या वह है जो कि जिम्मेदार है, या उसको नहीं है। तो इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल। अब यहीं पे मान लो अगर कर दिया जाए हिम की जगह पे लिख दिया देम, तो देम को क्या करना पड़ेगा, अगर देम लिख दिया इट इज देम हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो वहां पे अब आपको लिखना पड़ेगा क्या कि इट इज दे हु आर रिस्पॉन्सिबल। अब बदल जाएंगी चीजें, अब बदल जाएंगी। तो भाई अब वही अभी जो पीछे पढ़ के आ रहे हो आप, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यहां हु रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले आने वाला शब्द दे प्लूरल है, तो दे के साथ दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा। यहां पे ही क्या था, सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग गया, इज। बात समझ में आ गई, आया ना। धीरज यहां पूछना सर ही ऑब्जेक्ट की जगह आया है। भाई अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ा है फ्रेज में, नाउन में। ऑब्जेक्ट वर्ब का उसको कहते हैं जो वर्ब को रिसीव करता है। इट इज ही में वो ही कुछ इज को रिसीव नहीं कर रहा, वो तो इट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। दीपक पूछ रहे हैं इट के बाद हमेशा इज क्यों आता है। भाई इट सिंगुलर ही तो होता है, तो या तो इट इज आएगा, या इट वाज आएगा, या इट हैज आएगा। ऐसा नहीं कि इज ही आएगा, जैसी आवश्यकता है आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग। है सिंगुलर तो भाई या तो इज आ जाएगा, या वाज आएगा, या हैज आएगा। बात समझ में आ गई। हाँ एक चीज, हाँ डमी सब्जेक्ट, बिल्कुल। इट से जब आप स्टार्ट करते हैं, अब मैं तगड़े तगड़े जार्गन बोलूंगा तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अभी इट से जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं क्लेफ्ट सेंटेंस। यानी जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता तो आप इट या देयर से सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं। आपको पता है ये चीज, जैसे बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है ट्रांसलेशन बचपन से क्या बना रहे हो, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो इट वहां पे इस्तेमाल हो गया, राइट। देयर आर 2 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग आउट देयर, तो वहां पे देयर से शुरू कर लिया आपने, तो इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। एनीवे हमें यह देखना है कि कॉन्सेप्ट्स को अपने पेपर में आने वाले क्वेश्चन के साथ बिल्कुल रिलेट कर सकें और एकदम एग्जैक्ट समझें कि हमें क्या पूछा जाएगा। चलिए, विकास पूछ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप क्यों डिलीट कर दिए। बिल्कुल इस वाले बैच के लिए तो कोई ग्रुप का लिंक नहीं दिया गया था आपको, तो एक्चुअली जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, वो डिस्कशन के पर्पज से थे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके ऐप में लाइव क्लास के बगल में जो आस्क डाउट का सेक्शन होता है उसको हम डाउट के लिए खोल देंगे और इंटेलेक्चुअल्स रख दिए जाएंगे जो कि आपके सवालों को आंसर कर सकें, रादर देन वहां पे डिस्कशन करने के। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो बिल्कुल एक्टिव है,
टेलीग्राम के ग्रुप जितने हैं सारे वो बिल्कुल डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे। कल जो है आई थिंक बैंकिंग का और कॉम्प्रहेंशन का डिलीट हो भी गया था, बट इंग्लिश स्पेशल का भी डिलीट हो गया है आई थिंक, और वो कैब का भी धीरे धीरे आई थिंक उसमें बातचीत तो बिल्कुल बंद है, वो भी डिलीट हो जाएगा। तो जितने लोग हैं सभी मेरे चैनल पे आ जाइए टेलीग्राम पे, इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी। आप सभी टेलीग्राम पे हुई तो आप बस सर्च करोगे इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, उसमें जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन है अंग्रेजी से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, सब आपको वहां पे मिलती रहेगी, ठीक है। और जाहिर तौर पर वहां पे मैं आपको एडमिन में दिखाई ही दे दूंगा सबसे ऊपर। तो आपको अगर कुछ अपने इंडिविजुअल सवाल भी पूछने हैं किसी चीज से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप के डिस्कशन को हमने बंद कर दिया है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा उसके लिए कि सर मैं निकल गया, मैं नहीं, सभी वो ग्रुप ही डिलीट हो चुके हैं। चलिए, ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। आइए C4 तक पहुंचते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है?